हमारा इतिहास के प्यारे विद्यार्थियों, कल के वीडियो में हमने जाना था कि हड़प्पा के पूरा स्थल के बारे में हमने पढ़ा था और हमने ये भी जाना था कि कहाँ 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 ये विद्यमान है विद्यमान है ना। ये कहाँ कहाँ पे विद्यमान है। आज हम लोग ये जानने का प्रयास करेंगे कि कहाँ से क्या प्राप्त हुआ है, कहाँ से क्या प्राप्त हुआ। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप अपनी परीक्षा में सर्वाधिक अंक प्राप्त करें। 2026 और 27 की बोर्ड परीक्षा में। प्यारे विद्यार्थियों, आइए शुरू किया जाए आज का यह वीडियो जो आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आइए आगे देखा जाए कि हड़प्पा का सबसे बड़ा पूरा स्थल कौन सा है। यानी हड़प्पा का सबसे बड़ा पूरा स्थल यदि कहा जाए तो वह कौन है, तो वह मोहनजोदड़ो। कौन है? मोहनजोदड़ो ना। और यही यदि ये कहा जाए कि सिंधु सभ्यता का पूरा स्थल जो भारत में सबसे बड़ा है, यानी भारत में सबसे बड़ा पूरा स्थल कौन सा है, तो वो राखी गढ़ी है। कौन सा है? राखी गढ़ी है। यही यदि आपसे पूछा गया कि हड़प्पा को और किस नाम से जाना जाता है, तब आपको कहनी है सिंधु सभ्यता के नाम से। दूसरा, यदि सिंधु सभ्यता को यदि आपसे पूछा गया कि सिंधु सभ्यता को और किस नाम से जाना जाता है, तो आप सैंधव सभ्यता भी लिख सकते हैं। अब आपको बतानी है कि किस स्थल से जुते हुए खेत, कौन से? जुते हुए खेत किस साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? किसके साक्ष्य? जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं, ये आपको बतानी है। तो ये प्राप्त हुआ है काली वंगन से। काली वंगन से ये प्राप्त हुआ है। यदि कभी आपसे पूछा गया कि अग्निकुंड अग्निकुंड कहाँ से प्राप्त है, कहाँ से प्राप्त है, तब आप क्या लिखेंगे? अग्निकुंड कहाँ से प्राप्त है, तो अग्निकुंड आपका प्राप्त है लोथल से। और कहाँ से? काली बंगन से। लोथल और काली बंगन से यह प्राप्त है। अगला यदि आपसे कहा जाए कि नर्तकी कौन? नर्तकी की कांस्य मूर्ति, नर्तकी की कांस्य की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है, तब आपको क्या लिखना है? मोहनजोदड़ो से। कहाँ से प्राप्त है? मोहनजोदड़ो से यह प्राप्त है। दूसरा, मनके। यदि आपसे पूछा गया कि मनके बनाने मनके बनाने के कारखाने कहाँ से प्राप्त है? मनके बनाने के कारखाने
कहाँ से प्राप्त हैं, तब आपको लिखना है कहाँ से? लोथल, लोथल से। और कहाँ से? लोथल के साथ-साथ चनहूदड़ों से। लोथल और चनहूदड़ों से क्या प्राप्त है? मनके बनाने के कारखाने। अब अगला आपको बतानी है कि इस सिंधु सभ्यता की आगे यदि आपसे पूछा जाए कि प्रमुख प्रमुख फसल प्रमुख फसल कौन-सी है? तब आपको क्या लिखनी है? गेहूँ, गेहूँ और जौ। क्या है? गेहूँ और जौ जो है वो क्या है? यहाँ से प्राप्त हुआ है। कहाँ से? हड़प्पा से। कहाँ से? हड़प्पा से। हड़प्पा से सिंधु सिंधु सभ्यता से। हड़प्पा से या सिंधु सभ्यता से या फिर सैंधव से, सैंधव सभ्यता से। कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो इन तीनों से ही प्राप्त हुआ है ना। यही की प्रमुख फसल थी। हड़प्पा को ही सिंधु सभ्यता भी कहा जाता है और सैंधव सभ्यता भी कहा जाता है। अगला यदि कहा जाए कि मिट्टी का हल, क्या? मिट्टी मिट्टी का हल, मिट्टी का हल कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो मिट्टी का हल प्राप्त हुआ है आपकी वनावली से। कहाँ से प्राप्त हुआ है? वनावली से। चावल का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? चावल का साक्ष्य, तो चावल का साक्ष्य आपका प्राप्त हुआ है कहाँ से? लोथल से। कहाँ से प्राप्त हुआ है? लोथल से। यदि अगला कहा जाए कि घोड़े की अस्थि घोड़े की अस्थि पंजर कहाँ से प्राप्त हुई है? तो ये प्राप्त हुआ है आपका लोथल से। लोथल और कहाँ से? कालीबंगन से। लोथल और कालीबंगन से प्राप्त हुआ है क्या? आपका घोड़े की अस्थि पंजर। ये आप दिखा सकते हैं कि कालीबंगन से ये प्राप्त हुआ है। आइए आगे अब ये जाना जाए कि हड़प्पा हड़प्पा सभ्यता हड़प्पा सभ्यता की सामाजिक व्यवस्था कैसी थी? सामाजिक व्यवस्था किस प्रकार से थी? तो हड़प्पा सभ्यता की यदि सामाजिक व्यवस्था की बात कही जाए, तो व्यवस्था के बारे में कहा जाए तो पुरातत्व पुरातत्वविदों के अनुसार पुरातत्वविदों के अनुसार जो हड़प्पाई जो हड़प्पाई समाज समाज में सांस्कृतिक सांस्कृतिक विविधता प्राप्त होती है। सामाजिक विविधता प्राप्त होती है ना। यदि सामाजिक व्यवस्था को समझना है तो हमें क्या करना होगा? इनकी जीवन शैली, इसे जीवन शैली को समझना होगा कि इनकी जीवन शैली किस प्रकार से थी। आइए देखा जाए कि इनकी जीवन शैली किस प्रकार से थी। हड़प्पाइयों की जीवन शैली किस प्रकार से थी? हड़प्पाइयों की यदि जीवन शैली के विषय में कहा जाए तो इनकी जीवन शैली 2 प्रकार से मिलती है। एक सामान्य लोगों की और एक उन लोगों की जिनको आप विलासितापूर्ण जीवन व्यतीत करते थे। तो इस प्रकार से हड़प्पाइयों का जो जीवन शैली थी,
हड़प्पाइयों की जो जीवन शैली थी, वो 2 भागों में प्राप्त होती है। यदि सामान्य जीवन शैली जीवन में कहा जाए, तो इनमें दैनिक जीवन में उपयोग की वस्तुओं से चिन्हित किया गया है ना? इनमें यदि कहा जाए, तो जो पत्थर और मिट्टी जैसे सामान्य पदार्थों का प्रयोग करते थे। किसका प्रयोग करते थे ये? सामान्य के जो लोग थे, ये प्रयोग करते थे किसका? पत्थर का पत्थर का और कह लीजिए मिट्टी का ना, पत्थर और मिट्टी का प्रयोग करते थे। कौन? जो आपके हड़प्पाई, ये सामान्य जीवन व्यतीत करने वाले हड़प्पाई लोग थे, ये इसका प्रयोग करते थे, ना? और यदि दूसरी तरफ कहा जाए, तो जो आपके विलासितापूर्वक जीवन व्यतीत करने वाले थे, वो किसका प्रयोग करते थे? तो वो दुर्लभ इसका दुर्लभ और दुर्लभ और किसका? कीमती वस्तुओं का प्रयोग करते थे। दुर्लभ और कीमती वस्तुओं का वस्तुओं का प्रयोग होता था। इनमें यदि कहा जाए, तो ये सुगंधित पदार्थों का प्रयोग करते थे। विलासिता जीवन के अधिकांश साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। हड़प्पा एवं कालीबंगन जैसे स्थलों से विलासिता संबंधित वस्तुएं प्राप्त नहीं हुई हैं। यानी यहाँ सामान्य जीवन में यदि कहा जाए, तो यहाँ पे प्राप्त नहीं हुई है। और यहाँ यदि वस्तुओं में कहा जाए, यदि पूरा स्थलों में कहा जाए, यदि पूरा स्थलों में कहा जाए कि सामान्य जीवन के साक्ष्य कहाँ मिले हैं, तो आप लिख सकते हैं हड़प्पा से। हड़प्पा से मिले हैं। दूसरा, विलासितापूर्ण वस्तुएं कहाँ से मिली हैं? तो ये आप कहाँ से लिखना है आपको? मोहन मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो से इसके साक्ष्य मिले हैं विलासितापूर्ण जीवन के। और सामान्य जीवन के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो हड़प्पा से इनके साक्ष्य मिले हैं। आइए अब देखा जाए कि इनके समाधान समाधान की प्रक्रिया को, यानी इनके समाधान की जो प्रक्रिया थी, वो क्या थी? और कैसा ये प्रयोग करते थे दाह संस्कार के लिए? तो पुरातत्वविदों के अनुसार हड़प्पाई जीवन में सामाजिक और आर्थिक भिन्नता को प्रदर्शित करते हुए सामान्य और कई विधियों का प्रयोग किया गया है। यहाँ पे ये इन्होंने कई विधियों का कई विधियाँ प्रयोग में लाई है। कई विधियाँ प्रयोग की गई हैं। ये आप लिख सकते हैं ना। यदि सामान्य रूप से इसका विभाजन किया जाए, यदि सामान्य रूप से इसका विभाजन किया जाए, तो यहाँ पे 3 क्या थी? 3 पद्धतियाँ 3 पद्धतियाँ क्या थी? प्रचलन में थी। 3 पद्धतियाँ प्रचलित थी। कितनी पद्धतियाँ प्रचलित थी? 3 पद्धतियाँ प्रचलित थी। पहली पद्धति को यदि कहा जाए, तो इसको कहा जाता था पूर्ण पूर्ण समाधान या पूर्ण समाधान या राजकीय या राजकीय समाधान। राजकीय समाधान ना। इसमें क्या होता था? मृत शरीर को भूमि में पूर्ण रूप से दबा दिया जाता था। क्या होता था? मृत शरीर को, यदि यहाँ लिखा जाए कि मृत मृत शरीर मृत शरीर को पूर्ण रूप से पूर्ण रूप से क्या किया जाता था? दबा दिया जाता था ना। दबा दिया जाता था। इसको शव को पूर्ण रूप से दबा दिया जाता था। और अब आइए दूसरा देखा जाए, आंशिक समाधान। आंशिक समाधान में क्या था?
शव को खुला मैदान में छोड़ दिया जाता था। शव को खुले मैदानों में छोड़ दिया जाता था। उससे क्या होता था? और कुछ समय पश्चात अस्थियों को एकत्रित करके कंकाल को मिट्टी में दबा दिया जाता था। पहले में हमने क्या पढ़ा कि मृत शरीर को भूमि में पूर्ण रूप से दबा दिया जाता था। आंशिक रूप से है कि शव को खुले मैदानों में छोड़ दिया जाता था और कुछ समय पश्चात उसे क्या किया जाता था? एकत्रित करके मिट्टी में दबा दिया जाता था। इनके यहाँ एक मान्यता थी कि पूरे जीवन हमने क्या किया है? परोपकार किया है और यदि हमने परोपकार किया है, तो इस मृत शरीर को यदि परोपकार के लिए ही दे दिया जाए, तो सर्वाधिक अच्छा है। इसलिए वो चाहते थे कि इस मांस के इस टुकड़े को कुछ लोगों के भोज्य पदार्थों के रूप में यदि काम आ जाता है, तो वह उनका एक सौभाग्य माना जाता था। दूसरी मान्यता ये थी कि यदि मांस या शरीर के इस मांस के टुकड़े को खाने के लिए यदि जीव नहीं आए, तो उसे दुरात्मा मानी जाती थी। और तीसरा यदि कहा जाए पूर्ण समाधान या राजकीय समाधान के पश्चात आंशिक समाधान के पश्चात तीसरा यदि कहा जाए, तो इसको कहा जाता था सौ सौ दाहन तो दहन कहा जाता था। इसमें क्या किया जाता था? शव को शव को जला दिया जाता था। शव को क्या किया जाता था? जला दिया जाता था। यहाँ पे शव को जला दिया जाता था। बाद में अസ്ഥियों को एकत्रित करके मिट किसमें? मिट्टी के मिट्टी के बर्तन में मिट्टी के बर्तन में रख करके ना मिट्टी के बर्तन में रखकर दबा दिया जाता था। दबा दिया जाता था। अब तीनों में यदि अंतर कहा जाए, तो तीनों में अंतर क्या है? पहले में जिसको आप पूर्ण समाधान या आंतरिक राजकीय समाधान कहते हैं, उसमें मृत शरीर को भूमि में पूर्ण रूप से दबा दिया जाता था। मृत शरीर को पूर्ण रूप से दबा दिया जाता था। आंशिक समाधान में खुले मैदान में छोड़ दिया जाता था और फिर सावधान में शव को जला दिया जाता था। तो ये तो यहाँ पे होती थी ना। आइए अब देखा जाए आइए अब देखा जाए हड़प्पा का सबसे नियोजित शहर। हड़प्पा का सबसे नियोजित शहर कौन-सा था? इसके बारे में हम लोग जान लें। और आपकी परीक्षा में पूछा भी जाता है कि हड़प्पा का सबसे नियोजित सुव्यवस्थित कौन-सा केंद्र था? तो हमें क्या लिखना है? सबसे नियोजित शहर कौन-सा था? तो वो था हड़प्पा। वो था मोहनजोदड़ो। हड़प्पा नहीं बच्चों, मोहनजोदड़ो आप लिखिएगा और वो मोहनजोदड़ो था। ना आइए यदि इसके बारे में आपसे कहें तो नियोजित नगर हड़प्पा सभ्यता की अद्वितीय व्यवस्था थी। कैसी व्यवस्था थी? अद्वितीय व्यवस्था थी, ना? जिसके आधार पर शहरी केंद्र विकसित हुए थे, ना? यहाँ की यदि कहा जाए कि दुर्ग स्थापित गृह स्थापित और जल निकासी की आधुनिक पद्धति का निर्माण किया गया था, ना? शहरों को भी कई रूपों में बसाया गया था। यदि यहाँ ये कहा जाए कि नियोजित शहर उसे क्यों माना जाता है? तो नियोजित शहर उसे इसलिए माना जाता है कि पहली यदि विशेषता कही जाए, तो पहली विशेषता में बस्ती बस्ती एवं शहर निर्माण में कहा जाए बस्ती और शहर निर्माण में यदि कहा जाए, तो मोहनजोदड़ो एक विशाल नगर था।
कैसा था? विशाल नगर था, जो 125 हेक्टेयर 125 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ था। कैसा था? 125 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ था। इसे कितने भागों में हम बाँट सकते हैं? तो इसे हम 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहले भाग को कह सकते हैं दुर्ग। पहले भाग को क्या कहा जा सकता है? दुर्ग कहा जाता था, ना? निचले नगर से, यानी जो दूसरा नगर है, उससे अपेक्षाकृत इसे ऊपर बनाया जाता था। यदि इसमें कहा जाए, इस दुर्ग में, तो भवनों को भवनों को भवनों को ऊँचे भवनों को ऊँचे चबूतरे चबूतरे पर बनाया गया। कहाँ बनाया गया? चबूतरे पर बनाया चबूतरे पर बनाया गया था। और दूसरा जो आपका है, दूसरे को क्या कहा जाए? दूसरे दूसरे को कहा जाता है निचले शहर। दूसरा निचले शहर के रूप में था, ना? अब यहाँ कहा जाए, तो यहाँ आप कह सकते हैं कि इन बस्तियों को निचले शहर की भी किलेबंदी की गई थी। निचले शहर को दीवारों से घेरा गया था, ना? निचले शहर क्या होते थे? ये समतल स्थानों पे होते थे। समतल स्थानों पर बनाया गया। कहाँ बनाया गया? समतल स्थानों पर इन्हें बनाया गया था, ना? इन्हें कहाँ बनाया गया? समतल स्थानों पर इन्हें बनाया गया। यदि यहाँ पे कहा जाए कि ये शहरों को, यदि कहा जाए कि कौन से शहर यहाँ थे जो निचले रूप में बसाए गए थे, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं धौला धौलावीरा। धौलावीरा आप लिख सकते हैं। दूसरा कौन-सा नगर था? तो दूसरा लोथल आप लिख सकते हैं कि यह लोथल नगर के रूप में विद्यमान था, निचले शहर के रूप में। यदि दुर्ग के लिए कहा जाए, तो दुर्ग में क्या था? दुर्ग के लिए यदि कहा जाए, तो दुर्ग में अनुष्ठानिक शहर भी होते थे, ना? यदि दुर्ग के रूप में यही कहा जाए, तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं मोहन मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो का नाम यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि दुर्ग के रूप में इसे बसाया गया था, ना? और जो जल निकासी होती थी, जल निकासी को सुव्यवस्थित, यदि यहाँ कहा जाए कि जो जल जल निकासी थी, जल निकासी व्यवस्था जो थी, यह कैसी थी? जल निकासी व्यवस्था के लिए क्या किया गया था? एक ग्रिट पद्धति का ग्रिट किसका? ग्रिट पद्धति पद्धति का प्रयोग किया गया था। ग्रिड पद्धति का प्रयोग किया गया था। ग्रिड पद्धति क्या थी? यहाँ ऐसे बनाया गया था कि नालियों को यहाँ पे ला करके ऐसे जोड़ा जाता था। यहाँ पे जोड़ दिया जाता था, बीच में खाली स्थान रख दिए जाते थे, जिससे नालियों की जो जल होते थे, वो यहाँ पे इससे आ सकें। ये ये ऐसी जल व्यवस्था बनाई गई थी, ना? ये जल व्यवस्था यहाँ पे बनाई गई थी। आइए, सबसे महत्वपूर्ण आपकी परीक्षा में 2000, यदि कहा जाए 2025 में, ये आपकी 2000 2025 में, 26 में यह प्रश्न लगातार पूछा गया है। तो संभावना है 27 में भी आपसे पूछा जाए, ना? तो आइए देखा जाए कि क्या-क्या इसके पतन के मूल कारण थे। क्या थे? कारण मूल कारण थे। किसके? हड़प्पा सभ्यता के, किसके? सैंधव सभ्यता के, किसके? सिंधु सभ्यता के, ना? तो क्या मूल कारण थे? तो मूल कारणों में यदि कहा जाए कि हड़प्पा सभ्यता के
पुरातत्व पुरातत्वविदों के अनुसार किसके पुरातत्वविदों के अनुसार विदों के अनुसार इसके निम्न कारण थे। यदि पहले कारण के रूप में कहा जाए तो पहले कारण के रूप में था कि जलवायु जलवायु परिवर्तन। इसके बारे में जलवायु जलवायु परिवर्तन के कारण क्या हुआ, इस सभ्यता का विनाश हुआ। यदि दूसरे रूप में कहा जाए कि किस कारण हुआ तो वनों का विनाश। वनों के विनाश के कारण इस सभ्यता का विनाश हुआ। दूसरा यदि कहा जाए कि कौन से कारण थे जिसके कारण इस हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ, तो विनाशकारी बाढ़। विनाशकारी बाढ़ के कारण इस सभ्यता का विनाश हुआ। यदि चौथे पॉइंट के रूप में कहा जाए तो नदियों का क्या सूखना। नदियों का सूखना जो है वो कारण था। यदि अगला कह दिया जाए कि अगला कौन सा कारण था तो मार्ग बदलना इसका कारण था। यदि अगला कहा जाए कि अगला कारण क्या था तो अगले कारण के रूप में ये कहा जा सकता है कि भूमि भूमि की अधिक दोहन दोहन के कारण भूमि के अत्यधिक दोहन के कारण इस सभ्यता का क्या हुआ, इस सभ्यता का विनाश हुआ। इस सभ्यता का विनाश हुआ था। तो ये तो आपके क्या थे, हड़प्पा सभ्यता की विनाश के कारण। हड़प्पा सभ्यता के विनाश के कारण इसका क्या हुआ, पतन हुआ। प्यारे बच्चों, यदि आप सर्वाधिक अंक प्राप्त करना चाहते हैं सर्वाधिक अंक प्राप्त करना चाहते हैं तो अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए और अपने मित्रों को जगा दीजिए कि अब क्या आपको सर्वाधिक अंक मिलने वाले हैं। मिलेंगे अगले पार्ट में, अगले वीडियो में।